चाइना ने एग्रीकल्चर में क्या किया, इनोवेशन में उन्होंने 1000 टैलेंट्स प्लान किया और इतने लोगों को वापस लेके आए, इसलिए वो लोग इतने अलग हैं हमसे। ये मॉडल शायद हमने हमारे दिमाग में उतारा नहीं है। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, कुछ बड़ी चीजें जिनकी वजह से वो ये सब कर पाए जो दूसरे देश नहीं कर पाए। तो वो क्या थे? लेकिन ये एक पॉइंट लोग कहते हैं कि क्यों हमारी अपॉर्चुनिटीज गांव में नहीं आ सकती, लेकिन वो फिर आपको सोचना पड़ेगा, अगर हम मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर से ड्राइव नहीं होने वाली है, वो डेंसिटी चाहिए होती है ना, डेंसिटी और नेटवर्क वो n स्क्वायर, भाई मतलब मैथमेटिक्स आप नहीं खारिज कर सकते। तो जब तक आप डेंस नेटवर्क नहीं बनाएंगे लोगों का, तब तक नहीं वेल्थ जनरेट होगी। हेलो सौरभ और प्रणय, कैसे हैं आप? बस बढ़िया एकदम। ख्याति, प्रणय क्या हाल चाल? बस मैं तो ठीक। पिछला हमारा एपिसोड था चाइना और इंडिया के कंजम्पशन ट्रेंड्स पे, तो काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पे भी देखा है और उस पर कमेंट भी किया है, तो अच्छा लगा कि लोगों को दिलचस्पी है इस विषय में। तो हम चाइना को अक्सर हिंदुस्तान से ऐसे डिस्कस करते रहते हैं, और मतलब ऑब्वियसली उनकी कंजम्पशन में हम परसेंटेजेस डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जो एक नोट करने वाली बात थी जो हमने पिछले एपिसोड में बोली कि उनके एब्सोल्यूट नंबर हमसे बहुत ज्यादा बड़े, है ना। तो प्रणय, तुमने रिसेंटली लिखा भी है ना इस बारे में, तो ऐसे कुछ ब्रॉड हमारे पास लेसन्स हैं क्या, या फिर हम कोई ऐसे मैक्रो ओवरऑल चीजें देख सकते हैं चाइना की इकोनॉमी में, या कैसे उनका सिस्टम सेटअप है, जो एक्सप्लेन करें कि हमसे इतनी बड़ी उनकी इकोनॉमी क्यों हो गई। वो लगभग हमारे बराबर थे 1990 में, और अभी वो हमसे बहुत ज्यादा हर चीज में कुछ 5 से 10 गुना है मेरे हिसाब से, राइट? इसी तरीके का कुछ नंबर है, कहीं पे 5 गुना है, कहीं पे 10 गुना है, इस तरीके का उनका रेट है। तो ये क्यों हो गया है? अब हर सेक्टर को अलग अलग से देखें तो ये बहुत सारे सेक्टर तो एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो ये तुमने क्या इस बारे में सोचा है? वो अच्छा आर्टिकल है तुम्हारा, तो ये हमको डिस्कस करना चाहिए। मुझे एक और भी इसमें जोड़ना चाहती हूँ, जो सौरभ ने कहा कि हमने एक्चुअली पिछले बार इकोनॉमी और कंजम्पशन वगैरह तो डिस्कशन किया, लेकिन उसमें आपने 2-3 चीज़ें जो बताई वो पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़ी हुई थी, कि वहाँ की पॉलिटिक्स ऐसी चलती है, इसकी वजह से बहुत सारी अलग चीज़ें भी अलग तरीके से चलती है। और मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जैसे कि हम यूएस की पॉलिटिक्स को तो बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा हम उसके बारे में न्यूज़ पढ़ते हैं, पॉप कल्चर में सुनते हैं, तो बहुत सारे लोगों को एक्चुअली भारत में भी अमेरिका की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है वो बहुत अच्छे से समझ में आता है। लेकिन चाइना की पॉलिटिक्स कैसे है वो शायद हमारे लिए एक ब्लैक बॉक्स समान ही होती है। तो उसको जोड़ के उसकी इकोनॉमिक्स को भी कैसे, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ये दोनों चीज़ें, तो आई थिंक उन दोनों को भी जोड़ के वो कैसे काम करती है, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, जो बीच बीच में लास्ट एपिसोड में प्रणय ने भी बीच में उसमें जोड़ा था। तो शायद उस पर भी थोड़ा हम और इसको और डिटेल में देखें तो इंटरेस्टिंग रहेगा। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगा ये विषय पुलियाबाजी के लिए सटीक है, क्योंकि ये मेरे पास कोई एकदम एग्जैक्ट जवाब तो है नहीं, लेकिन मुझे लगा ये समझना ज़रूरी है। तो ये मेरे कुछ विचार है, मैं आप भी बोलिए आपको क्या लगता है, और हमारे दर्शक भी कह सकते हैं कि उन्हें क्या लगता है। ऐसे कुछ फैक्टर्स थे जो चीन की जो आर्थिक सफ़र रहा है उसके हर सेक्टर दर सेक्टर समझाने की बजाय क्या ऐसे कुछ मानक थे जो समझा सकते हैं कि चीन में जो ट्रैजेक्टरी ली वो क्यों ली। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, उसके कुछ नकारात्मक पहलू भी है। तो ये जो हम कारण बताएंगे उनकी वजह से कुछ नकारात्मक चीजें भी आ रही हैं, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हम लोग समझ पाए कि वो लोग इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए, और अब वो क्यों उस उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो ये सवाल था मेरे मन में, और मुझे लगा ऐसे कुछ 3 कारण हैं जो समझा सकते हैं चीन की पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी को। और आप हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी की अक्सर बात कर सकते हैं, तो हम सोच सकते हैं ये लेवरेज पॉइंट्स थे जो समझा सकते हैं कि चीन ने जो किया वो क्यों किया। और अक्सर आप देखते हैं ना सेक्टर में, आप कोई जाए कि एग्रीकल्चर में उन्होंने बहुत अच्छा किया। वैसे उससे जुड़ा मैं एक अच्छा स्टैट बता सकता हूँ कि इस साल चीन से जो भारतीय मैंगो एक्सपोर्ट्स है, वो भारत से जो भारतीय मैंगो एक्सपोर्ट्स है उससे ज्यादा अधिक है। अच्छा। हाँ,
वाह। ये इकोनॉमिक्स में स्टैट है, तो मैं ऐसे ही बना नहीं रहा हूँ। हम्म, तो वहाँ पे वही उन्होंने ये सीड्स वगैरह ली और वहाँ पर उन्होंने ग्रो करना शुरू किया, तो वहाँ मतलब से वो आपको लोग ज़्यादा आपको पता नहीं कि आप जो अल्फोंसो मैंगो अगर कोई सिंगापुर में बैठ के खा रहा है वो इंडिया से आया है कि नहीं, वी डोंट नो, इट कैन बी फ्रॉम हाँ, चाइना। हाँ, ठीक आप है। बताना क्या थी अगली बार खाओगे मैंगो हाँ। सीज़न में। हाँ, नहीं हाँ, बताऊँगी, देखेंगे। मैं अभी इस चीज़ पे तो मैंने मार्केट में नोट नहीं किया, बट कर हाँ, सकती पर हूँ। वही है ना, इंडियन मैंगो ही है, तो आपको शायद एटलीस्ट देख के तो पता नहीं पड़ेगा। जैसे आप ब्राज़ीलियन मैंगो आएगा तो आप बता ही दोगे, लेकिन हम्म, आपको सप्लाई चेन समझनी पड़ेगी पूरी। हाँ। तो खैर इस तरीके की चीज़ें अक्सर होती है। तो जब हम लोग ये इस तरीके के स्टैट देखते हैं तो सवाल मन में यही उठता है कि अच्छा, चाइना ने एग्रीकल्चर में क्या किया? और फिर हम लोग 2-3 पॉलिसी ढूँढ लेते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं वो इनोवेशन में उन्होंने 1000 टैलेंट्स प्लान किया और इतने लोगों को वापस लेके आए, इसलिए वो लोग इतने अलग हैं हमसे। लेकिन मुझे लगता है ये सब छोटी-मोटी चीज़ें हैं, कुछ बड़ी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो ये सब कर पाए जो दूसरे देश नहीं कर पाए। तो वो क्या थे? तो ये हम लोगों ने अक्सर बातें की हैं इसके ऊपर, लेकिन मुझे लगा इन तीनों को एक साथ जोड़ने में कुछ मेरिट है और फिर हम लोग समझ सकते हैं उसे बेहतर। तो मेरे हिसाब से ये 3 चीज़ें हैं। एक, ब्यूरोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज़ेशन, मतलब विकेंद्रीकरण ब्यूरोक्रेटिक तौर पे। दूसरा प्राइमरी एजुकेशन पे फ़ोकस। और तीसरा उनकी लैंड पॉलिसी। तो अगर इन तीनों को हम लोग जोड़े तो मुझे लगता है आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनोवेशन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ क्यों मुझे ऐसे लगता है। तो सबसे पहला फैक्टर है ब्यूरोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो हम अक्सर हमारा मॉडल ये है कि हम लोग भारत चीन के साथ compete कर रहा है या यूएस चीन के साथ compete कर रहा है। मुझे लगता है भारत चीन के साथ नहीं compete कर रहा है, भारत चीन के 500 शहरों के साथ compete कर रहा है। हमारी केंद्र सरकार उनके 500 शहरों के साथ compete कर रही है। तो ये बहुत अलग डिफरेंस है। हमारी सब इनोवेशन पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, सब कुछ यूनियन गवर्नमेंट से ही ज्यादातर आती है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी कुछ करती हैं, लेकिन अक्सर हम लोग हेविली डिपेंडेंट है यूनियन गवर्नमेंट की नीतियों पे। जैसे पीएलआई है, पीएलआई के पहले कोई और स्टेट गवर्नमेंट ने तो पीएलआई नहीं किया था, लेकिन अभी यूनियन गवर्नमेंट नहीं किया। लेकिन अब आप उसी मॉडल को चीन में देखें तो वो बहुत अलग तरीके से ऑपरेट करता है। और हम लोगों ने अक्सर बात की है, हालांकि वो एक वन पार्टी तानाशाही स्टेट है, लेकिन फिर भी वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन बहुत है। इसका मतलब ये है कि लोकल लेवल गवर्नमेंट पर काफ़ी फ्रीडम रहता है अपनी चीज़ें करने के लिए। और ये इसका श्रेय जाता है दंग शाओपिंग को। तो उन्होंने ये एक मैकेनिज्म क्रिएट किया था अकाउंटेबिलिटी और के ऊपर। तो उसमें ऐसे था कि ब्यूरोक्रेटिक परफॉर्मेंस अगर आप के लिए एक बकायदा एक चार्ट टाइप है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और ऐसे 3-4 पैरामीटर्स हैं। और उन पैरामीटर्स के बिना पर आपका प्रमोशन होता है पार्टी हायरार्की में। तो आप अगर एक किसी शहर के पार्टी सेक्रेटरी है, फिर आप वहाँ के मेयर बने, फिर अगर आपने वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ लाया, तो आपका ज़्यादा चांस रहता है कि आप स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, फिर आप यूनियन ब्यूरोक्रेसी में भी जाएंगे। तो इस तरीके का एक सिस्टम क्रिएट किया गया था। तो अक्सर इसमें बहुत करप्शन भी होता है, बहुत नेपोटिज्म भी होता है, लेकिन फिर भी ये सिस्टम वो पाथवे देता है लोकल गवर्नमेंट वालों को सेंट्रल गवर्नमेंट से पहुंचने में, जो भारत में है ही नहीं। राइट। कोई भी भारत का लोकल पॉलिटिशियन एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो लोकसभा में जा सके। आपको सीधे स्टेट गवर्नमेंट में इलेक्ट करना पड़ता है ना। तो इस वजह से जो लोकल गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स है वो बहुत अलग होते हैं, और उस वजह से वो इकोनॉमिक ग्रोथ से एकदम मतलब उनको एक जुनून रहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आना है, क्योंकि मेरी करियर उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और इसके ऊपर काफी लोगों ने किताबें लिखी है। एक यूएन वैन आंग है जो कि काफी प्रसिद्ध स्कॉलर है चाइना की पॉलिटिकल इकोनॉमी पे। तो उन्होंने एक बुक लिखी है, हाउ चाइना एस्केप द पावर्टी ट्रैप। और उसमें इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो सेंट्रल डायरेक्टिव्स है, ऐसा नहीं है कि अथॉरिटेरियन है तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो डायरेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, लेकिन उसके बाद आपको काफी फ्रीडम था कि आप कुछ एक स्टेट गवर्नमेंट कुछ और कर सकता है, एक लोकल गवर्नमेंट कुछ और कर सकता है। जैसे जब डिसाइड किया उन्होंने कि हम लोग इकोनॉमिक ओपनिंग करेंगे,
तो कुछ जैसे ग्वांगडोंग एक बड़ा स्टेट है, वहाँ का सबसे बड़ा स्टेट, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एसईजी करेंगे। हम लोगों ने पिछली बार भी बात की थी एसईजी में। दूसरे लोगों ने एसईजी नहीं किया। कुछ लोगों ने हाउसिंग सेक्टर में कुछ इनोवेशन किए, कुछ स्टेट्स ने अलग किए। तो डायरेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट से आया, लेकिन एक फ्रीडम था उनको चूज करने का। और ये फ्रीडम इसलिए भी है क्योंकि 51% से ज्यादा एक्सपेंडिचर लोकल गवर्नमेंट्स के लेवल पर होता है। भारत में वो 2-3% है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है, और मुझे लगता है इस डिफरेंस की वजह से कई सारे एक्सपेरिमेंट चाइना स्केल पर हो रहा है। और ये कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट भी है, बुरे एक्सपेरिमेंट भी है। जैसे हम लोग जब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी की, तो वो सोशल सिक्योरिटी नहीं, एक सोशल सिक्योरिटी स्कोर की बात हुई थी ना कुछ सालों पहले, कि हाँ सब लोग आपका एक स्कोर ट्रैक करेंगे और फिर आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे या हाँ। पनिशमेंट मिलेगी उसके ऊपर ना। वो भी एक व्यापक तौर पे, मतलब सेंट्रल लेवल पे नहीं हो रहा था, वो सिटी लेवल्स पे हो रहा था। तो कुछ सिटी लेवल ये अलग मोड ट्राई कर रहे थे, कुछ सिटी अलग ट्राई कर रहे थे, लेकिन सब लोग ये ट्राई कर रहे थे क्योंकि सेंट्रल डायरेक्टिव आया था। तो आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट एक साथ हो रहे रहते हैं। कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट होते हैं, कुछ बुरे एक्सपेरिमेंट होते हैं, कुछ बुरी दिशा में जा रहे होते हैं, कुछ अच्छी दिशा में जा रहे होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, जो कि मुझे लगता है भारत जैसे शहर में, भारत जैसे कंट्री में नहीं होते। और हम लोग ज्यादातर अलग अलग एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग मतलब विद इन कर्नाटका भी हम लोग देखें तो हुबली भी ट्राई कर रहा है कि वो बैंगलोर बन जाए। ऐसे नहीं ट्राई कर रहा है कि हुबली अपनी कुछ और चीज ट्राई करे यार, मतलब क्यों आपको आईटी इंडस्ट्री बैंगलोर से हुबली लेकर जाना है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा डिफरेंस है। तो जैसे सौरभ, आपके इंडस्ट्री में लोग यूज करते हैं ना फेल फास्ट अप्रोच, तो मुझे लगता है वहां पे फेल फास्ट अप्रोच ये लोकल गवर्नमेंट लेवल पे होता है। इन्वेस्टमेंट, करप्शन, ग्रीड, ये सब चल रहा होता है, लेकिन उसके साथ ये भी होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये एक फैक्टर महत्वपूर्ण हो सकता है? तो हाँ, तो आप वैसे वो जो सोशल स्कोर बोल रहे थे, सोशल क्रेडिट सिस्टम बोलते हैं हाँ, वो लोग सोशल उसको, जो क्रेडिट। चाइना में सोशल क्रेडिट सिस्टम है वो। और दूसरा प्रणय, जिस तरह से तुमने एक्सप्लेन किया, तो ये सिर्फ जो मुझे लगा कि ये सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, ये जो एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम भी है ना, लेकिन कि भाई आप कुछ अचीव करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस, तो एक परफॉर्मेंस बेस्ड आपकी असेसमेंट भी हो रही है ना। और वो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है कि भाई अगर आप जैसे, अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट के कुछ पैरामीटर्स के स्कोर के बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि आपको अगली पोस्टिंग क्या मिलेगी या आपका प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे सारी आईएएस हड़ताल पे चली जाएगी फ्रैंकली, ठीक है। तो क्योंकि हिंदुस्तान में आपको उम्र के साथ साथ जो है प्रमोशन मिलता रहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत फ्रीडम होता है सरकार को कि मैं इसको अपॉइंट कर सकता हूं, उसको कर सकता हूं, लेकिन जनरली स्पीकिंग आपकी सरकार में जितनी भी प्रमोशंस होती हैं वो टाइम बाउंड बेसिस पर होती हैं। पर सौरभ, मुझे लगता है यहाँ पे कंपैरिजन एक आईएएस ऑफिसर से नहीं करना है, हमें उनके पॉलिटिशियन से। पॉलिटिशियंस जो है, क्या नहीं मतलब ठीक है, वो नहीं, मैं उनसे मानता करना हूँ कि तो मैं बोलता हूँ कि पॉलिटिशियन से आप कर सकते हो, पर मैं कहता हूँ आप ब्यूरोक्रेसी से भी करो, मान लो। क्योंकि कई बार पॉलिटिशियन तो इलेक्ट होते हैं, हम हिंदुस्तान में शायद अब ये मान सकते हैं, हम चाइना जैसा सिस्टम तो नहीं हो सकता ना। हाँ। तो चाइना में तो, हिंदुस्तान में पॉलिटिशियन उस तरह से अकाउंटेबल होगा कि उसको वोट दोबारा देगी कि नहीं देगी, और जनता दे रही है नहीं दे रही है उसकी मर्जी। लेकिन ब्यूरोक्रेट को तो हम सेम तरह से ट्रीट कर सकते हैं। हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को क्यों नहीं उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर प्रमोट या नहीं करें। हिंदुस्तान में ब्यूरोक्रेसी बहुत कुछ कंट्रोल करती है ना। तो लेकिन अब उसको आप अगर देंगे, और शायद उनको इस तरह से किया तो वो ये भी बोलेंगे कि यार अगर अब तुम मेरे को मेजर कर रहे हो तो मेरे को फिर पावर भी दो, अदरवाइज मेजर करना गलत है। तुमने मेरे को मेजर करना तो शुरू कर दिया, मेरा प्रमोशन खराब हो सकता है, लेकिन अब ना तुम मुझे पैसा दे रहे हो, ना तुम मुझे कुछ क्या कहते हैं फ्रीडम दे रहे हो चूज करने का। तो अपने आप ही ये दोनों चीजें लिंक्ड होती हैं। आप किसी आदमी के ऊपर प्रेशर डालोगे, जैसे कंपनीज में भी होता है ना, आप कंपनीज में किसी आदमी को बोलते हो कि तुम्हारी वेरिएबल पे है और तुमको मैं इतना पैसा तुम्हारी परफॉर्मेंस, तो वो ये भी बोलता है कि आप मुझे डिसाइड करने दो कुछ चीजें, मैं सिर्फ ये नहीं है कि जो बॉस बोलेगा वही कर रहा हूं, तो फिर तो वेरिएबल का क्या ही मतलब है ना। तो ये एक जो चीज है, मुझे लगता है कि हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं कर सकते, हमको
अपने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में उनके सिस्टम से कॉपी करा जा सकता है। और दूसरी बात डिसेंट्रलाइजेशन की है जो कि हम कॉपी कर सकते हैं, उसमें पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हो जाएंगे और ब्यूरोक्रेसी भी हो जाएगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा दें नीचे से नीचे के लेवल पे, और ऑटोनॉमी भी दें वो पैसा खर्च करने की। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले हमारा वो डिस्कशन हो रहा था ना प्रणय, उनकी इवन फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत डिसेंट्रलाइजेशन है, जहां पे उनकी इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी भी अलग अलग मिनिस्ट्री अपनी चला रही हैं वगैरह, जिसकी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन हाँ शायद उसके फायदे भी हैं। हाँ, वो ये आर्टिकल ये था किसी फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेट मैगजीन में किसी ने लिखा था, चाइना के स्कॉलर ने, कि उनकी जो एम्बसीज होती है विदेशों में, उस एम्बसी में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे नहीं होते, स्टेट गवर्नमेंट और उनकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज उसके भी नुमाइंदे होते हैं। कई बार वो उनको रिपोर्ट भी नहीं करते डायरेक्टली, जो एम्बसी वालों को, एम्बेसडर को उनकी सैलरी उस डिपार्टमेंट से आती है। तो ये तो बहुत ही अचरज की बात और खासकर मिनिस्ट्री से भी, उनकी इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री के लोग अलग से होते हैं हर एम्बेसी में, जो कि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री वालों से बात नहीं करते। तो हिंदुस्तान में तो बहुत ही मुश्किल है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के लोग अगर वहां बैठे हों एम्बेसीज में, तो उससे सोचिए आपकी ट्रेड वगैरह चीजों पे कितना फर्क पड़ेगा। तो आई मीन हमको चाइना को पूरा कॉपी नहीं करना है, लेकिन ये चीज समझने वाली है कि पावर अगर इतनी डिसेंट्रलाइज्ड हो, मिनिस्ट्री आपस में ठीक से ऑटोनोमस हो, तो भी कितना फर्क पड़े। हमारे यहाँ पे तो वो भी नहीं है अभी, तो और भी ज्यादा पीएमओ बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करता है सारी मिनिस्ट्रीज वगैरह को, और क्या कहते हैं जो ऑटोनॉमी है हर मिनिस्ट्री की, और कल्चर भी ऐसा बन गया है। और मुझे लगता है कि मिनिस्टर को ऑटोनॉमी हो भी, ब्यूरोक्रेट को क्या मतलब है। मतलब काफी ब्यूरोक्रेट हमारे बहुत अच्छे हैं जनरली, मैं बोलता हूँ बिना इंसेंटिव के भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो हम लोगों को देखना चाहिए कि उनको इंसेंटिव तो नहीं, इंसेंटिव हो तो और ज्यादा लोग करेंगे ना उस तरह से, है ना। तो ये मुझे ये समझ में आया कि डिसेंट्रलाइजेशन के साथ में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बड़ा जरूरी पार्ट लगा जो तुमने डिस्क्राइब किया। नहीं, मुझे इसमें ये जो लोकल गवर्नेंस, लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट क्या-क्या चीज़ें कर रही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि वहाँ पे पेंशन लेवल की चीज़ें भी लोकल गवर्नमेंट से डिसाइड हो रही है। तो मतलब ये तो हमारे यहाँ पे एकदम स्टेट लेवल पे होता है, या तो और इसी की, और मुझे ये भी थोड़ा-सा, ये मुझे एक्चुअली ये सवाल भी है कि ठीक है, मुझे समझ में आता है कि क्यों हम ये कहते हैं कि हमारी लोकल, जैसे प्रणय हमेशा कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट पे हमारा बहुत कम काम होता है, बहुत हम कम स्पेंड करते हैं। पर जैसे मुंबई जैसे शहर को अच्छा चला के दिखाओ, और अगर वो कोई मेयर उसका वो कर पाए, या फिर उसको क्यों हम स्टेट लेवल पे वो पॉलिटिशियन नहीं अच्छा बन सकता है, उस टाइप का मॉडल हमारे यहाँ पे क्यों नहीं बन पाया है, उसका रीज़न क्या है नहीं ये तो हमें पता है, पर ऐसा क्यों नहीं बन पाया है, उसके पीछे क्या कारण है, मैं ये सोच रही थी। तो मतलब उसका तो साफ साफ कारण है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटिशियन अपना पावर देना नहीं चाहता। क्यों एक ऑल्टरनेट पावर क्रिएट करे? ये मतलब मुंबई से जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसको चूसो और फिर उसको अपना जैसे यूज करना है करो। क्यों मुंबई वाले सोचिए, अगर मुंबई का पावरफुल मेयर होगा तो महाराष्ट्र का सीएम के साथ मतलब हाँ, पावर कम कम्पीट हो हो जाएगा जाएगा। उसका। हाँ। तो इसका मैं एक लाइव उदाहरण देता हूँ। अभी कर्नाटका में जैसे केस चल रहा है, वापस यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं हुआ है बैंगलोर में, तो केस चल रहा है तो कि किया जाना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट टाल रही है कई साल। तो जो केस चल रहा है ना, उसमें कई सारे बीजेपी और कांग्रेस के कॉर्पोरेटर एक तरफ है और बीजेपी और कांग्रेस के एमएलए दूसरी तरफ है। हाँ, क्योंकि वो अपना पावर देना नहीं चाहते हैं, हाँ, और वो मांग रहे हैं कि भाई करा लो जो भी है, इलेक्शंस वगैरह टाइप का। ठीक है, तो और ये पूरी दुनिया में हुआ है कई बार, जो उन कैपिटल सिटीज के कंट्रीज के मेयर हैं वो अगले साल या कुछ सालों के बाद प्रेसिडेंट वगैरह के लिए नॉमिनेट हुए हैं। तो ये उनका पॉलिटिशियंस का डर वाजिब है, वो अपने लिए कंपटीशन नहीं क्रिएट करना चाहते कि भाई मैं क्यों नीचे वाले के ऊपर ऐसे करूं। और जबकि मेयर बनना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, हमने शायद कभी पहले भी डिस्कस किया था ना, आजादी से पहले सुभाष चंद्र बोस, नेहरू और पटेल तीनों को कांग्रेस पार्टी भेजती है अलग अलग शहरों का मेयर बनने के लिए कि भाई तुम थोड़ा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस लो। तो नेहरू जो है वो इलाहाबाद के मेयर बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस और उनके भाई एक तरह से डुअल, एक दोनों मिलके चलाते हैं, बोस ब्रदर्स कैलकाटा की मेयर चलाते हैं, पटेल अहमदाबाद के मेयर बनते हैं। तो उनको एक्चुअली एक भाई
कॉर्पोरेशन चलानी आती है उनको, 1-2 साल वो लोग ये करते हैं जस्ट टू गेन एक्सपीरियंस। अब मॉडर्न टाइम में शायद एक ही बार हुआ है, शायद स्टालिन मेयर बने थे, क्योंकि ठीक है उस समय करुणानिधि चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको था कि अब मेरा बेटा ही है ना, तो ठीक है वो तो मेरा उत्तराधिकारी है, तो मैं उसको करने देता हूँ, पर कोई नए को तो करने ही नहीं देगा। तो ये चीज जनरली इंडिया में शायद तभी हो सकती है अगर कोई पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ये चीज फोर्स करवा दे, क्योंकि वो इस लफड़े में नहीं पड़ा हुआ है। लेकिन ये उनकी जुरिस्डिक्शन के बाहर है, बाय द वे, ये फेडरलिज्म के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो स्टेट के उस पर एनक्रोच कर रहे हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है क्योंकि वो इस पावर स्ट्रगल में नहीं है इन्वॉल्व। हाँ, हाँ। नहीं तो इसको इसी तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे चाइना में जिस तरह से उनकी पार्टी ऑर्गेनाइज्ड है, उसकी वजह से वो लोकल गवर्नमेंट लेवल पे बहुत कंपटीशन है उनके पॉलिटिशियंस के बीच में, जो हमारे यहाँ पे उस प्रकार की नहीं है। और एक तरीके से हम कहते जरूर हैं कि चाइना, हम हमेशा सोचते हैं कि एक ऑथोरिटेरियन स्टेट है, जिसका मतलब है कि वो सेंट्रलाइज्ड है, ये हमारे दिमाग में एक पिक्चर रहता है। लेकिन अगर आप उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखें या उसके इनर पार्टी पॉलिटिक्स को देखें, तो वो इतनी डिसेंट्रलाइज्ड है कि सब लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं ताकि वो उस पार्टी में ऊपर आ पाए। शायद हमारे यहाँ पे भी ये होता ही होगा, आई एम श्योर। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे उसके बिना ही निकल जाते हैं। तो क्या हमारे यहाँ पे थोड़ा सा अलग है शायद, वो हमारे यहाँ पे वो स्टेट लेवल पे करना पड़ता होगा। आप एक लोकल गवर्नमेंट लेवल पे इस प्रकार की, सिटी लेवल पे इस प्रकार की कंपटीशन शायद नहीं है। हाँ, और पर स्टेट भी इतने बड़े हैं ना, तो हम लोगों ने जैसे बात की थी, ग्वांगडोंग उत्तर प्रदेश से आधा है पॉपुलेशन में, जबकि हम दोनों देशों की पॉपुलेशन सेम है, और ग्वांगडोंग चाइना का सबसे बड़ा प्रदेश है पॉपुलेशन में। तो स्केल इतनी बड़ी है, क्या वो एक सीएम एक इफेक्टिवली एक किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है? तो इतने बड़े एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो सकते अलग अलग। मतलब आप सोचिए उत्तर प्रदेश में कितने शहर है, कितनी अलग अलग चीजें वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उस सिटी लेवल पे कोई सोच नहीं रहा है कि हम लोग हमारी सिटी का क्या स्पेशलिटी है, क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और उनके पास वो पावर भी नहीं है फिलहाल कि वो कर पाए ऐसा। तो मैं ये क्या कहूंगा कि मतलब से डिसेंट्रलाइजेशन और नंबर ऑफ स्टेट में सोच सकते हैं। मैं चाइना में भी प्रणय कुछ 50 के ऊपर है ना स्टेट्स टोटल। मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन हमारे से तो ज्यादा ही है। हाँ, क्योंकि जैसे मतलब मुझे हमेशा लगता है कि भाई इधर यूएस में तो 50 स्टेट्स है ना, तो हमारे यहाँ पे भी मिनिमम तो 50 होने चाहिए। हाँ, चाइना में सिर्फ प्रोविंसेस वैसे 23 ही हैं अगर गूगल किया तो फटाफट, और उनके बहुत सारे स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स भी है। हाँ, ये भी बात है कि सिर्फ वहां पे सिर्फ ये नहीं होते। और वहां पे जैसा तुमने बोला कि उतना उनको प्रोविंस से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी सिटीज बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है। तो उनके यहाँ पर 293 सिटीज हैं जो कि इस लेवल की हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं। बाप रे। अच्छा, हाँ, 293 तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो भारत में भी 250 है। हाँ, पर ये इंडिपेंडेंट है बेसिकली, प्रीफेक्चर लेवल सिटी जिसको ये बोलते हैं, साथ में ऑटोनोमस टोटली 30 है। तो इस तरह से अब डिस्ट्रिक्ट तो हम खूब बना रहे हैं, लेकिन इंडिया में थोड़ा कंफ्यूजन है, डिस्ट्रिक्ट क्या कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट हम खूब बना रहे हैं, ये चीज हमने सोच ली है कि डिस्ट्रिक्ट बनानी चाहिए। मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट का नंबर जो है वो डबल या ट्रिपल हो गया है पिछले 20-25 साल में। लेकिन डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे क्या चीजें होती हैं, और सिटी तो डिस्ट्रिक्ट में कुछ, सिटी एकदम अलग होती है, डिस्ट्रिक्ट अलग होती है। हमको सोचना चाहिए दोबारा से, हमारा जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है ना, वो नहीं हमने ठीक से सोचा है, और खास में इंसेंटिव स्ट्रक्चर, तो ये तो गड़बड़ है ही। ठीक है, अगला क्या है प्रणय तुम्हारे पास मुद्दा? हाँ, तो ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट था, और ये हालिया एक बहुत अच्छा पेपर आया, द मेकिंग ऑफ चाइना एंड इंडिया इन द 21st सेंचुरी, नितिन कुमार भारती और ली यांग का। तो उसमें उन्होंने ये देखा कि प्राइमरी एजुकेशन जो है, प्राथमिक शिक्षा, उसके क्या ट्रेंड्स रहे हैं भारत और चाइना में पिछले 100 साल से, मतलब 20वीं सदी के शुरुआत से अभी तक। तो उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में एक्चुअली ज्यादा लोग एनरोल्ड थे कंपेयर टू चाइना, मतलब 1900 ईयर में। लेकिन
कुछ ही साल में चीन ने वो गैप क्लोज कर दिया और अब तो काफी आगे निकल गए। और ये कम्युनिज्म के भी पहले की बात है। मतलब कम्युनिज्म तो 1950 के दशक में आया, लेकिन उससे पहले ही चीन में काफी फोकस रहा है प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर। और जब तक दंग शाओपिंग ने इकोनॉमिक ओपनिंग की बात की, तब तक उनके पास इतने लोग थे जो बेसिक ट्रेंड थे कि जब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में शिफ्ट होने की बात हुई, काफी लोग तैयार थे उसके लिए। और उसमें काफी औरतें भी शामिल थी, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन लेवल्स औरतों का भी काफी ज्यादा था कंपेयर टू इंडिया में। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो उसकी वजह से जब शुरुआत होती है ना 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, तो इतने लोग आतुर है कि वो शिफ्ट कर जाए एग्रीकल्चर में। तो इससे भी बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है उस पेपर में कि 1988 तक 62% वर्कफोर्स चाइना और इंडिया में दोनों में एग्रीकल्चर में थी। लेकिन जैसे ही ये सब ओपनिंग होता है, एसईजी स्टार्ट होते हैं, वो नंबर 30 साल के भीतर चीन में अब 15% लोग एग्रीकल्चर में, जबकि भारत में अभी तक 40% से भी ज्यादा है। तो ये डिफरेंस 62% से हमने स्टार्ट किया, भारत कम कर पाया सिर्फ 40 तक, और चीन सीधे 15% तक ले आया। तो ये काफी डिफरेंस था। और इसमें ना सिर्फ आदमियों की एम्प्लॉयमेंट थी, औरतों की भी एम्प्लॉयमेंट भी काफी थी। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा डिफरेंस था। हम लोगों की हमेशा से फोकस टर्शरी एजुकेशन पे रहा है, और वो अच्छा रहा है, उससे काफी फायदे भी हुए हैं। लेकिन कहीं उसमें एक चीज है जो प्राइमरी एजुकेशन को थोड़ा हम लोगों ने निग्लेक्ट कर दिया है कई चीजों में। तो अब चीन ने टर्शरी एजुकेशन में भी लीड ले लिया, क्योंकि इतने पैसे आए उनके पास, तो फिर उन्होंने वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्ट किया, फॉरेन से लोग आते हैं वहाँ सिखाने, तो वहाँ पे भी कैचअप करके उन्होंने हमें पीछे छोड़ दिया है। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में उन्हें सक्सेस जल्दी मिल पाई। इतना बड़ा लेबर फोर्स है जो कि ठीक ठाक है, लिटरेट है, जल्दी से प्रोड्यूस कर सकता है, लो कॉस्ट ऑफ लेबर था। हम लोगों ने पिछली बार बात की थी किस तरीके से फाइनेंशियल डिप्रेशन भी था, तो सैलरी ज़्यादा भी नहीं थी। तो वो सब कंबाइन होके उन्हें बहुत बड़ा लीड मिल गया। तो आपको क्या लगता है इस फैक्टर के बारे में? नहीं, ये तो एकदम मेरा हमेशा रोना रहता है हिंदुस्तान में क्वालिटी ऑफ। हमारे यहाँ पे तुम सोचो ना, इतनी ज्यादा आईटी इंडस्ट्री में देख लो, इतना फोकस रहता है, हम ट्रेनिंग करेंगे, फिनिशिंग स्कूल करेंगे। अरे स्कूल खराब क्यों है तो कि फिनिशिंग स्कूल हर चीज में करना पड़ता है। ठीक है, हमारा पूरा एक फोकस ये रहता है, अरे मतलब 12 साल हम घटिया पढ़ाएंगे ताकि हम बस 6 महीने में सब बराबर कर देंगे। तो पूरी दुनिया बेवकूफ है जो 12 साल ठीक से पढ़ाती है क्या? ठीक है, क्या जरूरत है बच्चे को 12 साल खेलने कूद नहीं दो, ठीक है, उसके बाद में 6 महीने में तो सब सीख ही सकते हैं, तो क्या जरूरत है? तो वो जो एक ग्राउंडिंग है 12-14 साल की स्कूल की, वो हिंदुस्तान में बहुत ही बुरी है। और ये आप छोटी सी चीजों में, मेरे ख्याल से हमारे सुनने वालों को सबको समझ में आएगा, जब भी आपके यहाँ कोई स्विगी जोमेटो का ड्राइवर आता है, वो कितनी बार आपको फोन करता है आपका जगह ढूंढने के लिए, ये सिर्फ हिंदुस्तान में। ठीक है, पूरी दुनिया में आदमी आपके यहाँ पर जब उसके मोबाइल फोन में नक्शा होता है और एड्रेस होता है, तो वो आपके दरवाजे पे पहुंच करके सामान रख के चला जाता है चुपचाप से। ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान में जब तक वो आपको 4 बार फोन नहीं कर लेगा, फिर भी गलत जगह रखा चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताता है कि एक ये बेसिक स्किल की कमी है किसी लेवल पे। हम सोचते हैं सर्विसेज ही कर लेंगे, तो ये तो सर्विस का काम है ना कि मैं डिलीवरी कर रहा हूँ या वो। लेकिन हर चीज के लिए अगर आपकी स्कूली एजुकेशन बेकार है तो आप नहीं कर सकते। राइट, वो सिंपल सी चीज है कि आप खूब सारी चीजें लिखी हैं, तो उसमें से आप 2 साइन बोर्ड पढ़ पाएंगे क्या? नहीं, आपका दिमाग घूम जाएगा। आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है तो आपके सामने 2 अक्षर लिखे तभी आप ठीक से पढ़ सकते हैं। आपको भीड़ में खूब सारी चीजें दिखेंगी तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप देखेंगे आपको कई बार हिंदुस्तानी लोग एयरपोर्ट या विदेशों में ऐसी जगहों पे मिलेंगे, अरे जाना कहाँ है, साइन बोर्ड लगे होंगे लेकिन आदत नहीं है वो आदत उस तरीके की। वो एक्चुअली लेकिन एजुकेशन से ज्यादा आदत की बात है। नहीं, पर वो आदत ख्याति सब जगहों पर स्कूल से लगती है ना, तो आदत वाली चीज आपको ट्रेन भी की जा सकती है। तो ये सब चीजें ट्रेनिंग होती है। अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्कूल सुधार देगा तो आपको नहीं जरूरत पड़ेगी इस चीज की। नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत एजुकेटेड लोग भी इंडिया में, क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं होती है कि लेबल सही है, इसलिए हम लेवल नहीं पढ़ते हैं। तो फिर वो
लेवल नहीं हाँ पढ़ते तो आप जहाँ पे वो श्योरिटी होती है वहाँ पे भी आप किसी को पूछना पसंद करते हो। पूछना ऐसे मेरे पसंद घर हो में बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे हो पता है सकता कि है, हाँ उनका बायस अलग है। पर खैर अलग आई है। थिंक आपका आपका पॉइंट फिर भी बहुत वैलिड है। और मैं मतलब हम ये नंबर्स तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में हमारा प्राइमरी एजुकेशन खराब है वगैरह। रिसेंटली एक किस्सा मेरे ध्यान में किसी ने लाया, जिससे मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब हम कौन सी सेंचुरी में है, ऐसा कभी कभी समझ में आता है। तो एक फ्रेंड है जो रूरल महाराष्ट्र में एक गांव से है, तो वो बता रही थी कि उनके यहाँ पे चंद्रपुर करके एक डिस्ट्रिक्ट है, ताडोबा नेशनल पार्क वगैरह के आसपास का टाइगर वाला एरिया है वहाँ पे। तो बोल रही है कि वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है और सुबह एक बस जाती है वहाँ से स्कूल के बच्चों को लेकर, सुबह 7:30 बजे और रात को 8:30 बजे आती है। और इतनी भरी हुई होती है कि मतलब 40-50 लोगों की सीटिंग में लगभग 80 बच्चे घुस के जाते हैं। और ऐसे भी इंसिडेंट्स भी हुए कि बच्चे गिर गए हैं वहां पे, ऐसे उतनी भीड़ है कि बस में से बच्चे गिर गए हैं, ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं। तो मतलब सोचो कि उसकी एजुकेशन तो मतलब कहाँ, जब वो जाना आना ही इतना मुश्किल हो रहा है उसके लिए, वो क्या पढ़ाई करने तक तो मतलब बहुत ही उनकी लाइफ बहुत ही मुश्किल है, राइट? तो हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते मतलब, या हम थोड़ी बेटर बसेस, अगर हम स्कूल नहीं बना पा रहे हैं उस एरिया में, या स्कूल बनाना अगर, जैसे हमने कार्तिक मुरलीधरन से बात की थी, उन्होंने कहा था कि हर छोटी जगह पे शायद आपको स्कूल बनानी चाहिए, नहीं चाहिए शायद बसेस रखनी चाहिए। पर जब ये आइडिया तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से होती है तो फिर ऐसे कभी कभी लगता है कि क्या हम ये बेसिक चीजें नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं हम अपने बच्चों को। और फिर हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कल के एआई के जमाने में वो compete करेंगे, वो कैसे compete करेंगे? बिल्कुल। और एक अगर सॉरी, मैं सॉरी अपना एक पॉइंट कंप्लीट, हाँ हाँ फिनिश हाँ। करना चाहती थी कि जब हम बार बार साउथ ईस्ट एशिया के देशों की भी बात करते हैं, तो उन्होंने भी ये एक सेम चीज की है कि उनका भी प्राइमरी एजुकेशन K10 या K12 तक का कंपलसरी फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन, बहुत अच्छा डिसेंट क्वालिटी का, मतलब बहुत अच्छा तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट काफी डिसेंट क्वालिटी का वो दे पाए हैं। आई थिंक वो उन्होंने उसकी प्रायोरिटी रखी थी। तो उनके वहां से आपको बहुत ज्यादा टेकीज निकलते हुए नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जो मिडिल लेवल वर्कफोर्स है वो फिर भी काफी ठीक ठाक होगी, जो आपसे कम्युनिकेट कर पाएगी या इंस्ट्रक्शंस ले पाएगी। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये वर्कफोर्स यूजफुल ज्यादा आसानी से हो पाएगी, ट्रेनेबल है। तो यहाँ उनका एक एज आ गया, जहाँ हम शायद थोड़े से, हमारे पास नंबर तो फिर भी है, लेकिन अगर परसेंटेज में देखें तो हम थोड़े पीछे हैं। पीछे इसमें प्रणय क्योंकि तुमने खासकर एग्रीकल्चर से बाहर मूव करने वाली बात की, पढ़ के लोग जाते हैं, तो एक श्रीलाल शुक्ल का, मैं कभी जो द्राग दरबारी के ऑथर है ना, उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने एकदम यही बात की थी पर एकदम अलग तरह से। तो हिंदुस्तान में देखो ये क्रिटिसिज्म था कि अरे ये क्या सरकार सबको स्कूल वूल भेज रही है, नौकरियां है नहीं, अब स्कूल पढ़ने के बाद बच्चा खेत में भी नहीं जाना चाहता, ठीक है, और ना नौकरियां हैं, तो ये स्कूल बकवास है, हमको अपनी एजुकेशन को रीथिंक करना चाहिए। तो ये एक क्रिटिसिज्म था, क्योंकि श्रीलाल शुक्ल ब्यूरोक्रेट थे, राइट, तो वो आईएएस या जिसमें भी थे, तो उनका ये एक क्रिटिसिज्म था एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। लेकिन उसमें ये चीज छिपी हुई थी कि पढ़ने के बाद बच्चे जल्दी एग्जिट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर, है ना। और वो चीज तुम्हारे उसमें से भी निकल के आई कि चाइना में क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बचपन में अच्छी हुई, शुरू में हो सकता है उनको दिक्कत आई होगी, लेकिन जब जब इकोनॉमी खुली और उसको मौका मिला तो ज्यादा बच्चे एग्जिट करके निकल पाए एग्रीकल्चर से। जबकि हिंदुस्तान की चलो इकोनॉमी देर से खुली है 91 में, लेकिन उतने बच्चे एग्जिट नहीं कर पाए जितने कर सकते थे। तो हम अंडर पोटेंशियल हैं उस चक्कर में, और शहर भी टूटे हुए हैं, वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो अर्बनाइज अगर आप देखो तो मेन वेल्थ क्रिएशन तो अर्बनाइजेशन और लोगों की प्रोडक्टिविटी से होता है ना। तो ये दोनों चीजें देखो, जो तुमने दोनों पहली दो बात की है, ये एकदम मूल सिद्धांत एडम स्मिथ वाले टाइम पे चले जाए तो ये 200 साल से पता है मूल सिद्धांत, कि आप अर्बनाइजेशन करोगे तो अमीर होगे, और दूसरी चीज है कि आप अगर ज्यादा वैल्यू एडेड चीजें करोगे तो अमीर होगे। तो दोनों चीजों के लिए आपको ये दोनों चीजें चाहिए जो तुमने बताई। जबकि हम ऐसा देश है जिसका मेन रिसोर्स अभी तो ह्यूमन रिसोर्स है, और हम अपने ह्यूमन रिसोर्स की मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उसके ऊपर आप स्किल इंडिया कितना भी लगा लो, जैसे आप कहते हो कि वो तो नीचे कुछ नहीं है, ऊपर लीप अप होती है ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अंग्रेजी की कहावत है, वो मैं सुनाऊंगा नहीं, लेकिन
हाँ, और हम लोगों ने इसके ऊपर मतलब मनीष सब्बरवाल से भी बात की थी। वो भी ये कह रहे थे कि मैंने तो उनसे पूछा था कि हम लोग को गिव अप कर देना चाहिए क्या, कि प्राइमरी एजुकेशन सरकार से तो ना हो पाएगा, बस अब प्राइवेटाइजेशन जो हो गया है उसको ही बेहतर करें या फिनेंस कर दें। तो उन्होंने काफी डिसएग्री किया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग को गिव अप नहीं करना चाहिए। किसी भी बड़े कंट्री में या ठीक ठाक कंट्री में सरकार प्राइमरी एजुकेशन अच्छे से करती है। तो हाँ, उन्होंने तो मुझे मैं भी कैटेगोरिकली मानता हूँ, ऐसे कहा था। मैं भी और मानता हूँ। कार्तिक ने भी सॉल्यूशंस दिए थे कि किस तरीके से हम लोग पब्लिक एजुकेशन ही बेहतर करवा सकते हैं, लोकल रिक्रूटमेंट कैसे कर सकते हैं जिससे कि टीचर एब्सेंटिज्म ना हो वगैरह। तो मतलब जो श्रीलाल शुक्ला के स्टेटमेंट से मुझे लगता है आप किसी टाइप का भी एजुकेशन करो पर अच्छा करो ना, मतलब हाँ, बिल्कुल। वो आप खराब, मतलब आप खेल कूद भी करवा रहे हो तो अच्छा खेल कूद करवाओगे तो शायद हम्म, उसमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, लेकिन वो भी नहीं है। तो हम्म, एनीवेज, तो मुझे हाँ, लगता है कि चीन का, और जैसा ख्याति आपने कहा, शायद ईस्ट एशिया में कई देशों ने दे हैव गॉट दिस थिंग राइट, या जो कि हम नहीं कर पाए। हम नहीं कर पाया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश थोड़ा बेहतर कर पाया। तो हुँ, ये है। ठीक है, तो ये दो हो गए। अब तीसरी चीज ये थी, मुझे लगता है कि एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज रहती है किसी भी इकोनॉमिक सेक्टर में ग्रोथ के लिए, वो होती है लैंड पॉलिसी। क्योंकि आप लैंड का किस तरीके से ज्यादा प्रोडक्टिव यूज कर पाते हो, उससे बहुत कुछ चीजें आगे सहूलियत हो जाती है। क्योंकि लैंड तो सबसे बड़ा मतलब कैपिटल कॉस्ट रहता है। अगर लैंड इजीली अवेलेबल है, आप इंडस्ट्री बना सकते हो, आप अच्छी पार्क्स बना सकते हो, शहर लैंड बैंक्स हो, तो आप बहुत कुछ चीजें कर सकते हो। और वहां पर भी चाइना में ज्यादातर ठीक चीजें हुई हैं। अब हम लोग देख सकते हैं उसके थोड़े नेगेटिव रिपरकशंस भी हो रहे हैं, बहुत सारा डेट हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ज्यादा उन्होंने सही चीजें की हैं गलत चीजों की बजाय। तो ये भी इसमें हम लोगों ने डिस्कस की थी एक बार पहले भी, कि किस तरीके से, क्योंकि लोकल लीडर्स को प्रमोशन चाहिए, और प्रमोशन का सबसे महत्वपूर्ण मानक है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अब इकोनॉमिक ग्रोथ आप कैसे लाओगे आपके शहर में? सबसे उन्होंने ये सोचा सबसे आसान चीज है, हमारे पास लेबर तो है ही, इंडस्ट्री सेटअप करवा दो। अब इंडस्ट्री आप कैसे सेटअप करवाओगे? आपको एनकरेज करना है कि लोग बनाए फैक्ट्रियां। तो उसके लिए वहां पर लैंड पॉलिसीज में जो लैंड रेट्स हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए, वो काफी डिस्काउंट पे दिए जाते हैं। तो जल्दी से लैंड मिल जाता है, और उसमें करप्शन वगैरह सब होता है, लेकिन आपको जल्दी से मिल जाता है, अश्योरेडली मिल जाता है। और आपको और क्योंकि उनको चाहिए कि आप जल्दी से फैक्ट्री स्टार्ट करो, आप प्रोड्यूस करोगे, टैक्स से हमको पैसा मिलेगा, हमारी ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो ये इंसेंटिव अलाइनमेंट बहुत ज्यादातर ठीक चलता है, और उस वजह से लोकल गवर्नमेंट्स हमेशा इन्वेस्टर्स को लैंड राइट्स के थ्रू अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मुझे लगता है बहुत बड़ा कारण था। अब ये इन्वेस्टमेंट लेड मॉडल है। इससे ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट तो बहुत आ गया, और उससे उसकी वजह से ओवर कैपेसिटी भी हो गई, और उसकी वजह से उनको एक्सपोर्ट्स भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ चीन में तो इसकी खपत नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी एटलीस्ट 30 सालों के लिए ये पॉलिसी की वजह से उन्हें बहुत फायदा हुआ, नुकसान कम हुआ। और अब हम लोग देख रहे हैं डेट बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादातर फायदेमंद था। और ये मिहिर शर्मा ने भी अभी हालिया एक बिजनेस स्टैंडर्ड में बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने लैंड पॉलिसी यूके, यूएस, चीन और भारत की चारों की कंपेयर की थी। कि और उनका भी यही कहना था कि लैंड पॉलिसी बहुत कुछ बयां कर सकती है कि किस तरीके से इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी हुई। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि फिर से भारत में लैंड रिफॉर्म तो अटका हुआ है। और तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इससे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप इन तीनों को कंबाइन करिए, ब्यूरोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, लैंड पॉलिसी है, और आपके पास ठीक ठाक प्राइमरी एजुकेशन है, तो मुझे लगता है आप काफी सेक्टर्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चीन में इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों इस तरीके से हो। हम्म, आपको क्या लगता है इसके बारे में? हाँ। तो मुझे तुमको कहीं ये लगता है क्या कि शायद जो पहला कारण है वो लैंड को भी शायद एक्सप्लेन करते हैं? अगर आपके पास अच्छा ब्यूरोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो और उसको लगानी है इंडस्ट्री, तो फिर वो कोशिश करेगा ही ना कि मैं कैसे लैंड मुहैया करा दूं। तो क्योंकि हिंदुस्तान में भी मुझे लगता है कि सरकार लैंड आपको देना चाहे तो दे ही लेती है,
है ना, तो सरकार के पास बहुत राइट होते हैं। लोग डायरेक्टली खरीदने में बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पर, क्योंकि प्रॉपर्टी के टाइटल्स ही ठीक नहीं है, आप खरीद किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, और कोर्ट में जाना बहुत ही मुश्किल है। तो एक हिंदुस्तान में मेन प्रॉब्लम तो कोर्ट सिस्टम की है। अगर कोर्ट सिस्टम अच्छा हो तो लैंड सिस्टम ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, क्योंकि टाइटल सॉर्ट आउट हो जाए, राइट, आपस में डिस्कशन से हो जाए लोगों के, पर वो नहीं हो रहा है। तो फिर दूसरा तरीका है कि सरकार एक्वायर कर लेती है। तो सरकार एक्वायर तो कर ही सकती है हिंदुस्तान में, वो तो हिंदुस्तान ने इनफैक्ट आसान कर दिया हुआ है, बिना मुआवजा दिए एक्वायर कर सकती है हिंदुस्तान में, या कितना भी मुआवजा देके। अभी ऐसा तो नहीं बिना मुआवजा देके, पर वो अपने हिसाब से मुआवजा दे देती है, मार्केट रेट नहीं देना पड़ता उसको। पर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह सौरभ की चीन में फिर भी अभी भी, क्योंकि वो अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट स्टेट है, तो आप लैंड प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, हाँ, सब लीज है, सब लीज होल्ड होता है, सब कुछ, और प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं होते शहरों के लेवल पे, क्योंकि आप किराया दे रहे हो ना शायद अपने लीज का। हाँ, तो हाँ, तो वो टैक्स हो गया एक तरह से वही टैक्स हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, मतलब आप चार्ज दे रहे हो उसका। हाँ, चार्ज दे रहे हो। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि ओनरशिप टाइटल्स वगैरह, वहां पे ओनरशिप टाइटल्स नहीं है, आप ओनरशिप ही नहीं है, लेकिन फिर भी लैंड पॉलिसी के आउटकम्स बेटर है। हाँ, नहीं, क्योंकि वहां तो फिर आसान हो गया ना, क्योंकि सरकार किसी को भी लैंड किराए पे दे सकती है। आप सब सरकार के किराएदारी हो, तो सरकार किसी को भी किराए से हटा सकती है, किसी को भी अपने किराएदार पे रख सकती है। तो ये सरकार के लिए बहुत आसान होगी वहां पे चीज। हिंदुस्तान में तो हम ऐसा नहीं कर सकते, लोग अपनी लैंड तो नहीं दे देंगे, पर हिंदुस्तान में हमको ये सोचना चाहिए कि ये चीज कैसे हो सकती है। तो मैं बोलूंगा शायद ये इतनी जरूरी नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर इंसेंटिव्स ठीक हो, लोग अगर ठीक अपने लेवल पे करना चाहें, तो मुझे लगता है लैंड जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अच्छा, ये ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी ये भी चीज है कि शायद आज की डेट में तो लैंड की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है ना। जो नई इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी क्षेत्र की वजह से नई इंडस्ट्रीज आ रही है, उसमें लैंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन दे देती है। अभी देखो हिंदुस्तान में सरकार इतने बड़े बड़े लैंड बैंक लेके, इतनी फॉरेन कंपनीज आती है, उनको देती है ना, हजार हजार एकड़ भी लैंड दे देती है उठा करके। उसके चक्कर में ये चीज है कि काफी सारी कंपनियां फालतू का लैंड लेकर के कुंडली मार के बैठी रहती, कुछ कर नहीं रही होंगी और बैठी रहेंगी। तो वो फिर उसी चीज पे आता है। अगर मान लो वहां पे ब्यूरोक्रेट को इंसेंटिव होगा, तो वो बोलेगा कि भैया लैंड वापस कर, मैं किसी और को देकर के कमाई इंप्रूव करूं या जो भी करूं। तो मुझे लगता है कि जो पॉइंट 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सेंसिबल लैंड पॉलिसी अपने आप बन जाएगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को जरूरत होगी उसको। अब क्या कहते हैं, जो भी इंडस्ट्री को चाहिए वो दे, ताकि बिजनेस नहीं बनेगा तो उसका रेवेन्यू कैसे बनेगा, या उसका जीडीपी ग्रोथ कैसे बनेगा, फिर उसका प्रमोशन कैसे। आपको क्या लगता है क्या? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें हमारे पॉलिटिशियन जब चाहते हैं वो देना तो फिगर आउट कर ही लेते हैं कैसे देना है। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार की अनसर्टेनिटी रहती है हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों में, कि पता नहीं है कि ये इधर जाएगा कि उधर जाएगा। तो आई थिंक वो थोड़ी एक सर्टेनिटी लाए, कुछ सिंपल पॉलिसी लाए, ताकि वो अगर जो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको अगर वो सर्टेनिटी बढ़ जाती है कि भाई देना है कि नहीं देना है, कहीं और देखूं कि, तो वो भी उसका भी एक अपना वैल्यू है। तो मुझे लगता है हमारे यहाँ पे वो बहुत ही किसके हाथ में है, और उस टाइप की एक डिस्क्रिशन बहुत ज्यादा है वर्सेस सर्टेनिटी बहुत कम, कि अगर यहाँ पे ये हुआ तो सभी जगह इसी तरह से होगा, ऐसा कुछ किसी जगह पे हमारे लॉज इस तरह से नहीं चलते। काफी बार ऐसा लगता है कि बहुत ही हर केस में कुछ अलग हो सकता है टाइप का एक रहता है, उससे केस बाय केस। हाँ, केस बाय केस बेसिस पे हमारे यहाँ पे थोड़ा जस्टिस भी चलता है। तो उससे एक अनसर्टेनिटी आती है, जो इटसेल्फ एक थोड़ी इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देती है एक इन्वेस्टर के लिए कि भाई क्या करे। तो आई थिंक वो उसको सिंप्लीफाई भी एटलीस्ट करा जाए तो, या कुछ उसको ज्यादा सॉर्ट आउट करने से भी इम्प्रूव हो सकता है ये चीज। तो ख्याति, इसमें मैं बोलूं तो सारे रूल होते हैं ना हमारे, आप अपने मन से अप्लाई कर सकते हो। तो वो होता है ना, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल। तो फिर वही, मतलब मेरे को लगता है बात उसी पे आती है कि अगर आपके ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन के पास इंसेंटिव है करने का, तो वो सही रूल को अप्लाई करवा देगा। जैसे अक्सर ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रूल कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहता है कि आप अगर लैंड मिल रहा है आपको फैक्ट्री लगाने का, तो आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन लोग खाली प्लॉट पर लगा रहते हैं 10-10, 20-20 साल तक। कौन बॉदर कर रहा है? कोई आएगा देखने के लिए तो मैं थोड़े पैसे दे दूंगा, पर वो बोलेगा यार मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे तो प्रमोशन चाहिए। हिंदुस्तान में मैं बता रहा हूँ करप्शन कम हो जाएगा अगर प्रमोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए, ठीक है। हाँ,
नहीं, मुझे लगता है आपकी बात में दम है सौरभ, कि शायद ये फैक्टर अपने आप से भी ठीक हो सकता है। मैं शायद मैं यही कहूंगा कि अगर ब्यूरोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए तो एक लैंड एक ऐसा फैक्टर है जो फिर से एक लेवरेज पॉइंट है, शायद उतना ही इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन अगर हम उसे सॉल्व कर दे तो काफी और चीजें सॉल्व हो सकती है। उसके लिए हमें स्पेसिफिकली पीएलआई नहीं बनानी पड़ेगी हर क्षेत्र हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो तो मतलब पैसे जनरेट करने वाला रिसोर्स है ना, वहां खर्च करने की जरूरत नहीं है। में। ठीक ठीक। तो बस नहीं ये ये 3 हाँ कारण मेरे हिसाब से थे। आप दोनों जब ये सुन रहे थे तो आपको लगा कि कोई और ऐसी चीज है जो आपके ध्यान में हो, जिससे आपको लगता है चीन और इंडिया में इतना डाइवर्जेंस क्यों हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ? नहीं, मैंने जो बेसिकली बोला है, मुझे मुझे लगता है कि अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो हमने डिसेंट्रलाइजेशन बहुत तरीके का हो सकता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि सिर्फ गांव लेवल पे हो जाए, हमने पंचायती राज और ये सब तो कर दिया। लेकिन एक चाइना की भी चॉइस थी ना कि उन्होंने काफी सारा डिसेंट्रलाइजेशन शहरों के ऊपर किया। तो और शहरों को बहुत पावर दी, जैसे वहां वो हुकू सिस्टम भी है जो कि बहुत ही मतलब तानाशाही वाला सिस्टम है। लेकिन वो सिस्टम एक्चुअली पावर दिखा रहा है कि शहर के पास इतनी पावर है कि वो बोल सकता है कि गांव से आप मेरे शहर में आ नहीं सकते। ये तो बड़ी पावर वाली चीज दे दी ना उन्होंने। तो एक ये जस्ट एम्फेसिस, हिंदुस्तान में अभी तक हम कंफ्यूज रहते हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स लेवल पे। कोई पॉलिटिशियन बोलना नहीं चाहता कि शहर इंपॉर्टेंट है। मनमोहन सिंह ने पहली बार बोला, पर मनमोहन सिंह कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं थे, तो उनकी तो क्या ही बात किसी ने ज्यादा सुनी। वो मुश्किल से हो गया किसी तरह से। उनके उनके टाइम में पहली बार अर्बन पॉलिसी बनी थी, वो JNNURM नाम से, राइट, अर्बन रिन्यूअल मिशन जो था, पहली बार बना था। उसके बाद लेकिन वो कोई ऐसा नहीं हुआ था कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज हो गया। तो अभी भी है ही कि इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। आप क्या जानते हो असली हिंदुस्तान कौन सा है? हम लोगों को ही कई बार ताने वाने मिल जाते हैं पुलियाबाजी में इस तरीके के ना। तो वो ठीक बात है, बहुत ज्यादा हिंदुस्तान रहता है गांव में, पर हम चाहते हैं कि कम रहे ना ओवर टाइम। तो ये एक बिलीफ होना चाहिए कि ये अच्छी पॉलिसी है, जो कि और काफी लोग आप देखोगे शहरों में भी वो ऐसी पॉलिसीज बनाना चाहते हैं कि लोग गांव में ही रहें, गांव से बाहर ना निकले। नहीं, ठीक हम है। अभी भी रोमांटिसाइज करते हैं गाँव को और हमें हाँ लगता है कि शायद कुछ है अच्छा गाँव में। हाँ, पर सच्चाई जो गाँव में रहता है ना, जिसके बच्चे गिर जाते स्कूल जाते बस से। वक़्त ना बस हाँ से, उनको हाँ, सच्चाई पता चलती है कि जब गाँव में कितना मुश्किल है रहना। हम बाहर से बैठ बिल्कुल के तो बोल सकते हैं कि अच्छा है। अपॉर्च्युनिटीज़ तो जहाँ है तो वहाँ पे आना चाहता है लोग। लेकिन बिल्कुल ये आना एक चाहता है। पॉइंट लोग कहते हैं कि क्यों हमारी अपॉर्च्युनिटीज़ गाँव में नहीं आ सकती हैं, लेकिन वो फिर आपको सोचना पड़ेगा। अगर हम मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर से ड्राइव नहीं होने वाली है, प्रोडक्टिविटी किसी और चीज़ से ही ड्राइव होने वाली है, तो हम गाँव में जाके प्रोडक्टिविटी बढ़ा नहीं पाएँगे। हमें कहीं न कहीं लोगों को साथ में लाके एक सिटी क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पे काम करेंगे लोग तो कुछ प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ेगी। ये मॉडल शायद हमने हमारे दिमाग में उतारा नहीं है। बिल्कुल वो डेंसिटी चाहिए होती है ना। आप डेंसिटी और नेटवर्क, वो एन स्क्वायर, भाई मतलब मैथमेटिक्स आप नहीं खारिज कर सकते। तो जब तक आप डेंस नेटवर्क नहीं बनाएंगे लोगों का, तब तक नहीं वेल्थ जनरेट होगी। इसमें एक थोड़ा-सा अलग पॉइंट मैं जोड़ूँ कि अगर क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें बात की चाइना की, जो उनके काम में आई है, उनके लिए काम करी है ये सारे 3 फैक्टर्स। पर मुझे एक पॉइंट याद आ रहा था, जो विजय गोखले जी ने बताया था हमारी इंडिया चाइना रिलेशनशिप पे जो डिस्कशन हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि लोग एक प्रकार की स्टेबिलिटी है चाइना में, जिसे लोग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी समझते हैं। पर वो उन्होंने ये कहा था कि वहाँ पे एक गवर्नमेंट स्टेबिलिटी है, पर उसको हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं गिनना चाहिए। वो क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी टेस्ट नहीं हुई है। तो ये जो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी है, जो एक ही गवर्नमेंट है, एक ही पार्टी है, उसके अंदर भी बहुत मोनोलिथ है, उसके अंदर भी झगड़े चलते हैं, इसमें बहुत कुछ होता है। तो उन्होंने बोला कि ये प्रकार की स्टेबिलिटी बहुत ही ब्रिटल स्टेबिलिटी होती है, जो कभी भी टूट सकती है, ऐसा उनका मानना था। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा हमें याद रखना चाहिए। अगर हमने बहुत कुछ चीज़ें शायद सही नहीं की है, लेकिन अगर हमने कुछ सही किया है, तो हमने समहाउ एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने मेंटेन रखी है। वो एक हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, जो शायद हम ठीक से कर पाए हैं। तो आई डोंट नो, उसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी चीज़ों को भूल जाएँ, बट हाँ। ये नहीं, नहीं, चीज़ हम हाँ,
वैसे हमने बहुत सारी चीजें अच्छे से की है, हम हाँ, लोग उसका हमें कोई डाउट नहीं है, हम हाँ, लोग इसीलिए बात करते हैं। लेकिन आज हम लोग को फोकस करना था चीन के ऊपर कि उन्होंने किस तरीके की क्या चीजें अलग की हैं जिसकी वजह से हाँ, तो उनके आउटकम उन्होंने सिर्फ भारत से ही नहीं ना, और कोई विश्व में कोई और देश नहीं है जिसका 8% ग्रोथ 3 दशकों तक रहा है, कोई और देश नहीं है विश्व में। बिल्कुल। तो क्यों है? तो इसलिए वो शुरू के प्रियम्बल में जो था कि उनके पॉलिटिकल सिस्टम को हटा दें तो भी ये चीजें वैलिड हो सकती है ना। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से है ऐसा हम नहीं मान सकते, उसकी वजह से हो सकती है पर हम उसके बिना भी ये चीजें कर सकते हैं ना। तो ये वैसे लेसन है जिसके लिए हमको उनका पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पॉलिटिकल सिस्टम वाले और भी देश हैं, वो तो गरीब भी हैं। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि सारे कम्युनिस्ट देश अमीर है, क्यूबा जैसे भी तो देश है, सारे नहीं, सभी खराब है। सभी एक, और एक ये भी अपवाद है है क्योंकि ये असली कम्युनिस्ट है नहीं। कंट्री तो मतलब अलग चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स वाला या आप communism। तानाशाही वाली बोल रहे हैं कि कम्युनिस्ट नहीं भी है, तो आप तानाशाही वाले देश जिम्बाब्वे और लीबिया भी है ना, तो ऐसा थोड़ी है कि सब चाइना ही है। हाँ, तो तानाशाही से ज्यादातर लोगों का बेड़ा गर्क ही हुआ है, तो इनका तानाशाही से बेहतरी हुई है ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन हम ये आज का जो डिस्कशन है उससे हम ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके रीजन ये है कि उन्होंने कुछ पॉलिसीज अच्छी यूज करी, जो हम वो सीख सकते पॉलिसीज हैं। हम भी सीख सकते हैं। हाँ, आपकी और डेमोक्रेसी के साथ भी शायद उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने फॉर्मेट। बिल्कुल कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो ये चीज है कि हमको चाइना से गलत लेसन नहीं। बहुत लोग चाइना जाके आते हैं और कहते हैं हमारे यहाँ पे भी डिक्टेटर हो जाए या कुछ हो जाए, तो उससे थोड़ी कुछ होने वाला है। आपका नीचे का सिस्टम खराब है तो चाहे डिक्टेटर हो जाए कुछ हो, और नुकसान हो जाएगा। खराब सिस्टम में डिक्टेटर लगा के तो और भी ज्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप सीधे जिम्बाब्वे ही बनेंगे और कुछ इसी तरीके का होने वाला है। डबल स्पीड से खाई में जाएंगे। हाँ, हाँ, तो ठीक है, ये चीज है। ठीक है। तो आज तो बहुत ही प्रणय, आपके तीनों फैक्टर्स तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे, और आई थिंक इससे हमारी पिछली जो कुछ पुलियाबाजी थी जो चाइना के रिलेटेड थी, उनमें अगर हमने कुछ चीज़ों को पूरी डिटेल में नहीं डिस्कस किया तो आई थिंक इसके थ्रू हम उनके फिल इन द ब्लैंक्स कर पाए होंगे और कहानी थोड़ी और पूरी हो पाई होगी हमारे श्रोताओं के दिमाग में भी और थोड़ी बहुत हमारे दिमाग में भी। तो मेरे लिए तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ ही है आज कहानी में। तो बहुत मज़ा आया, और हमारे श्रोता भी हमें बताए कि आपको हमारी पुलियाबाजी कैसे लगी, और अगर ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, और जिस भी प्लेटफॉर्म से आप सुन रहे हो उस पर आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया।